दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन। कहते हैं आदमी चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है। कहने का आशय क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस इन्हीं चंद लाइनों से आप मेरी पूरी बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आदमी चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है। कहते दुनिया को छोड़कर जाने वाला इंसान अपनी यादें दुनिया में छोड़ जाता है। जब कोई इस ज़माने से कोई अच्छी किरदार उठ करके जाती है, उसकी यादें दुनिया के लोगों में, दुनिया में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में बसी रह जाती हैं, बनी रह जाती हैं। आज ठीक इसी तरह से ज़माने को गुदगुदाने वाले एक ऐसे किरदार की चर्चा करेंगे जो कल यानी गुरुवार को हमारे बीच से चले गए। वो प्यारा सा नाम था, हमारी लोक विधा के कलाकार थे रमपत हरामी जी। आज जो चर्चा हम करना चाहते हैं वो रमपत हरामी के जीवन पर पूरी चर्चा होगी। रमपत हरामी का जीवन कैरियर कैसा था, रमपत जी कौन थे और क्यों उन्होंने नौटंकी यानी लोक विधा की जो हमारी परंपरागत कलाएं हैं, उन कलाओं में लोक विधा कला नौटंकी को ही क्यों चुना, क्या था उनके दिमाग में, कितनी उनकी शिक्षा दीक्षा थी, कौन थे उनके पिता, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था और किससे करी थी शादी, कैसे हुई थी उनको किसी लड़की से मोहब्बत और उसके बाद कितनी संतानें और कैसे हुआ जीवन का अंत। ये सारी चर्चा हम करेंगे लोक विधा के यानी नौटंकी के बहुत अच्छे, बहुत फनी मैन कलाकार रमपत हरामी जी की आज हम चर्चा करेंगे। और ये लोक कला के लिए या नौटंकी के लिए समझिए एक दुखद अंत है। नौटंकी विधा की बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी हानि है उस विधा की। आइए हम रमपत जी के बचपन से शुरुआत करते हैं कि रमपत जी कौन थे, कैसा था रमपत जी का जीवन परिचय। रमपत का पूरा नाम था रमपत सिंह भदौरिया और ये 11 अक्टूबर 1965 को पैदा हुए थे। कानपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रघुवीर सिंह भदौरिया। रघुवीर सिंह भदौरिया सीओ थे और रमपत जी जो है उन्हीं की संतान थे। हाई स्कूल तक की शिक्षा इन्होंने रामलला स्कूल रावतपुर में ली थी। कानपुर में ही ये विद्यालय है और वहीं से इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पढ़ी थी। जब ये पढ़ रहे थे तभी से इनको अभिनय का बड़ा शौक था, मजाकिया अभिनय करते थे और यही वजह है कि घर के लोग इनसे नाखुश भी रहते थे कि पढ़ता नहीं है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। भाई कोई अधिकारी होगा, कोई बड़ा कमाने वाला बाप अगर होगा तो अपने बच्चों से ये उम्मीद रखता है कि बेटा कुछ बड़ा करे, कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा करे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे एक लाइन याद आती है, जब अमिताभ जी ने अपने जीवन कैरियर को फिल्म जगत में आजमाना शुरू किया था तो हरिवंश जी ने कहा था कि बेटा कोई काम छोटा नहीं होता है, जिसको भी करिएगा, जिस भी काम को करिएगा उसे अपने जीवन कैरियर का एक अनमोल और बड़ा हिस्सा मान करके करिएगा ताकि दुनिया में उस क्षेत्र में आपका नाम हो। अगर आप मोची भी बनना चाहते हो, जूता भी सिलते हो, तो उसमें इतना लगन, इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि रविदास की तरह से आप पूज्यमान हो जाए, आपकी पूजा होने लग जाए। ठीक ऐसा तो नहीं समझा सके सीओ साहब रमपत को, लेकिन वो चाहते थे कि रमपत इस काम को छोड़े। रमपत जो भी क्षेत्रीय नौटंकी करने वाले लोग थे, जहाँ जहाँ नाच तमाशा होता था वहाँ रमपत जाते थे, उसमें सम्मिलित हो जाते थे। पूरी पूरी रात नाच देखना, लोगों के साथ घूमना, नौटंकी में सम्मिलित हो जाना, उनके साथ मजीरा बजाने लगना, मंच पे बैठ जाना, ये बचपन का किरदार था उनका। धीरे धीरे उन्होंने नौटंकी में अपना अभिनय चालू किया और पूरी तरह से फनी मैन यानी मजाकिया जीवन जीना शुरू कर दिया। 1982 में एक माया रानी नाम की नर्तकी यानी नाचने वाली महिला थी, वो प्रतापगढ़ की थी और रमपत जी कार्यक्रम करने आए थे 1982 में प्रतापगढ़ यानी 80 के दशक में, और यही माया रानी से इनकी मुलाकात होती है। उस समय माया रानी का किरदार भी नौटंकी जगत में सबसे पॉपुलर और फेमस किरदार था। तब रमपत जी उतनी चमक में नहीं थे।
माया से इनकी मुलाकात हुई और कब मुलाकात, कब साथ काम करने का तौर तरीका, धीरे धीरे काम करते करते रमपत जी कहते थे कि कब हम लोग प्यार कर बैठे ये हमें खुद नहीं पता चला। और 1982 में दोनों लोग दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंध जाते हैं, यानी माया रानी से रमपत जी ने शादी कर ली। एक बार नौटंकी के लोगों को मंच दिया जा रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने भी नौटंकी करने वाले कलाकार थे सारे लोगों ने मंच पे शिरकत किया था। लगभग जो बड़े पॉपुलर कलाकार थे उसमें रमपत जी को भी बुलाया गया था। और रमपत जी जब वहाँ गए थे तो वहीं जो संचालन कर रहे थे, जो एंकरिंग कर रहे थे कुमार साहब, उन्होंने जब रमपत जी को बुलाया तो कहा कि मैं अब सारे हरामियों के बाद रमपत हरामी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उस समय तो रमपत जी को थोड़ा सा नागवार लगा था, लेकिन रमपत जी ने जब मंच को छोड़ा, यानी काम करने के बाद जब मंच को छोड़ दिया, तब जितने भी लोग थे सभी लोगों ने रमपत के साथ हरामी शब्द को जोड़ करके, और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लोगों को लगा कि लोगों ने रमपत को रमपत सिंह भदौरिया नहीं, रमपत हरामी कहना शुरू कर दिया। ये वही दौर था जब 1980 का दौर था, जब रमपत जी को हरामी नाम की उपाधि कुमार साहब से मिली थी। अब क्या था, धीरे धीरे माया रानी को लेकर के नौटंकी का काम रमपत जी शुरू किए, और इनके डायलॉग जब फिल्मों में बोले जाने लगे, जब इनको फिल्म के पर्दों पर काम करने वाले बड़े बड़े एक्टरों से मिलने का मौका मिला, जब इनकी फ़ोटो वायरल होने लग गई, तब ये घर से निकाल दिए जाने वाले रमपत हरामी घर में प्रिय हो गए। पापा भी इनको बहुत प्यार करने लगे और परिवार के सभी मेंबर्स इनको बहुत चाहने लगे। लेकिन रमपत जी घर ना जा करके कानपुर में इन्होंने एक अपना मकान बनाया था, और उसी मकान पर माया रानी, जिन्हें भी नाम मिला था रानी बाला के नाम से लोग जानते थे, तो नौटंकी में रानी बाला यानी माया रानी पूरा नाम था, रानी बाला के साथ वो अपने आवास पर रहने लगे, और वहीं से इन्होंने कार्यक्रम देना शुरू किया। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, कोई ऐसा प्रदेश पूरे भारत का नहीं बचा जहां रमपत जी ने नौटंकी ना करी हो। रमपत की नौटंकी बहुत मशहूर थी, और ये दुनिया के कोने कोने तक अगर जाने गए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौटंकी के नाते जाने गए, अपने मजाकिया जीवन के नाते जाने गए। बीच में आज के लगभग 6 साल पहले रमपत जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। रमपत के पास 3 संतानें हैं, यानी तीनों बेटियां हैं। उसमें से जो बड़ी बेटी है नेहा कशिश, इसने जब पापा की तबीयत ख़राब हुई तो उसने नौकरी छोड़ दी। वो पेशे से नौकरी करती थी, टीचर थी, और वो छोड़ करके नेहा कशिश जो है पापा के काम में हाथ बटाने लगी, यानी कहीं ये परंपरा या मेरी जो पैतृक विरासत है ये विलुप्त ना हो जाए, इससे होने वाली अर्निंग कहीं ना डूब जाए। जो यूट्यूब चलता था, जो पेज चलता था फेसबुक पर, जितनी भी सोशल आईडी पर रमपत के कार्यक्रम प्रसारित होते थे, मंच के जो कार्यक्रम होते थे, सब बाधित होने लगे। तो कशिश ने क्या किया कि अपना वो काम छोड़ करके और नौटंकी को ही संभाल लिया, यानी अब परिवार में पत्नी, पति और एक बिटिया, ये लोग नौटंकी करने लगे। एक बिटिया अभी पढ़ाती है, उसकी शादी हो चुकी है, एक बिटिया की शादी करनी है। कशिश के साथ भी अभी नौटंकी का कार्यक्रम करते रहते थे। 26 सदस्यों का एक बहुत बड़ा परिवार था, जिसके साथ मिल करके रमपत जी नौटंकी का काम करते थे। 9 तारीख यानी 9 मई की सुबह की बेला रमपत जी घर में टहलते समय एकाएक गिरते हैं और घबराहट होने लगती है। घर के लोग आते हैं, पहले थोड़ी देर तक उनका इलाज ऐसे ही गांव के डॉक्टर से यानी बगल के डॉक्टर को बुला करके करवाया जाता है। आराम ना मिल पाने की वजह से लोग परेशान थे। फिर बगल के ही हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर प्रियदर्शी साहब इनका इलाज कर रहे थे, और शाम का समय था। किडनी खराब होने की वजह से लोग बताते हैं कि इनकी मौत हुई, यानी रमपत जी ने अपनी अंतिम सांस गुरुवार की शाम को ली। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लगभग नौटंकी जगत के जितने भी कलाकार थे, सुनने के बाद सबके आंखों में आंसू आए, सबको रुला गए हंसाने वाले रमपत हरामी जी। एक ऐसा कैरियर,
एक ऐसे इंसान की चर्चा हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कवि होने के नाते या लोक विधा से जुड़ा होने के नाते मेरे मन ने इनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यह बात आप लोगों के बीच तक छोड़ने को विवश हुई कि मुझे लगा कि ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। आज तक यूट्यूब पर लगभग 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस नौटंकी के रमपत हरामी जी के हैं। जब भी हम रमपत हरामी की नौटंकी डालते हैं तो रमपत जी के ही पूरी सीन आ जाती है। बहुत अगर आपको हंसने का मन करता है तो कुछ मत देखिए, सिर्फ रमपत हरामी की नौटंकी शुरू करिए, देखिए कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आएगा। इसमें बहुत ढेर सारी नौटंकियां हैं, जैसे रमपत और शेर की कहानी, पागल डॉक्टर, कोठेबाज रमपत, रमपत का दामाद, रमपत बना नाई, छिछोरा नंबर 1, मायके में मज़ा लूट आई, रमपत की शादी, रमपत नाई और पुलिस, रमपत की मुग़ल आज़म, एक फ़िल्म थी मुग़ल आज़म, तो रमपत ने एक नौटंकी तैयार करी और उसका नाम था रमपत की मुग़ल आज़म। ऐसी हज़ार कहानियाँ, हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर रमपत जी के हैं, जिसे सुनने और देखने के बाद आप गुदगुदाने पर विवश हो जाएंगे, आप हंसने पर विवश हो जाएंगे। रमपत का एक ऐसा किरदार जो दुनिया में अपनी यादें छोड़ गया। और मैंने पहले कहा कि किसी ने कहा था कि आदमी चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है। इस दुनिया, इस ज़माने से जाने वाले लोग जब चले जाते हैं तो बस मात्र उनकी कीर्तियाँ बचती हैं, यहाँ से कोई कुछ लेकर के नहीं जाता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, सिकंदर बादशाह, दुनिया को लूटने वाला। जब दुनिया को लूट करके बादशाह की डिग्री लिया, यानी बादशाह हुआ, जब बहुत बड़ा बादशाह हुआ सिकंदर, और मरने का वक्त आया तो उसके दिमाग में आया कि मेरा लूटा हुआ धन मेरे मरने के बाद यही रह जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल कौन करेगा। जो भी मुसलमान धर्म में मौलवी, मौलाना, मंजीर जो भी होते हैं, सबको बुलाया और बुलाने के बाद जितने भी धर्म गुरु थे सबको बैठाया और बैठा करके कहा कि देखो, मेरे मरने के बाद जितना भी मेरा लूटा हुआ धन है, जो मैंने लूट करके इकट्ठा किया, ये मेरे साथ जाना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से दुनिया को लूटा है। अब बादशाह की हुकूमत का असर है, बादशाह का आदेश है ये कि तैयारी करो, हो सकता है मेरे प्राण पखेरु कब उड़ जाएं, तो मैं दुनिया से जाऊं, ये धन मेरे साथ जाएगा। और सिकंदर की बात सुन करके लोग उसे तरह तरह से समझाना चाह रहे थे, लेकिन डर बस कोई अपनी बात का नहीं पा रहा था। अंतोगत्वा मरने की कुछ दिन पहले ही जब सिकंदर के दिमाग में ये बात धर्मगुरुओं ने बैठा ली कि इस दुनिया से जब आदमी जाने लग जाता है तो खाली हाथ जाना पड़ता है, कोई कुछ लेकर के नहीं जाता है, तब सिकंदर ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश दिया, अपने खजांचियों को बुलाया और कहा कि मेरे द्वारा दुनिया के लूटे गए इस धन को दुनिया के गरीबों में बांट दिया जाए। ये कहानी बड़े चलन की है। लोग जानते हैं कि जितना भी उस समय बड़े बड़े गोडाउन, जैसे आज हम गोदामों में देखते हैं अनाज रखा जाता है, दाना रखा जाता है, ठीक इसी तरह से धन दौलत रखे गए थे और गोदाम के तालों को खुलवा करके अपने जीते जी सिकंदर बादशाह ने दुनिया के लोगों को, यानी गरीबों को, वो धन पूरा बांट दिया। और मरने के बाद एक निवेदन छोड़ा था अपने दफन करने वाले लोगों से कि जब ताबूत में मेरी लाश रखी जाए तो मेरे दोनों हाथ को बाहर कर देना। अब दुख था, सिकंदर के प्राण पखेरु उड़े और जब सिकंदर की लाश को दफनाया जाने लग गया, बड़ा सजाया जाता है। जब मुसलमानों की लाश को हम देखते हैं, बहुत सजाते हैं, बड़ा इधर उधर लगाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, सारा सब कुछ करने के बाद जब ताबूत में लाश रखी गई तो ताबूत से दोनों हाथ बाहर किए गए और जब लाश ले जाने लग गए तब देखने वाले लोगों ने थोड़ी सी उलाहना दी, थोड़ी सी शिकायत करी कि यार, लाश के साथ जो ये व्यवहार किया गया ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आदमी एक सिस्टम और तरीके से ताबूत में लाश को रख करके ले जाता है, लेकिन मैयत में सम्मिलित लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, जो अच्छे अच्छे वक्ता थे, वो लोग दुनिया को ये मैसेज दे करके कहना चाह रहे थे कि नहीं, ये सिकंदर बादशाह का हुक्म था कि दुनिया के लोग ये जान सकें कि दुनिया को लूटने वाला ये धानाडे सिकंदर आज दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। तो मेरी समझ से यही पूंजी सिकंदर भी छोड़ गया।
अगर वो उस समय खाली हाथ जाने की बात को दुनिया के सामने न दिखा करके जाता तो हो सकता है कि ये कहानी चर्चा में ना आती। यानी ये उसका किरदार अमर हो गया। ठीक इसी तरह से रमपत बेशक इस दुनिया से चला गया, लेकिन रमपत जी का किरदार दुनिया में जितने भी लोग मजाकिया वीडियोस देखते होंगे, नौटंकी देखते होंगे, उनके जहन में रमपत जी की कहानी, रमपत जी की गुदगुदाने की वो कला कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी। हमेशा रमपत जी याद किए जाएंगे। मैं इस दुख की घड़ी में रमपत के परिवार को ये दुख सहने की ईश्वर शक्ति दे और उस दिवंगत आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये प्रार्थना करते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कमेंट में उस दिवंगत आत्मा के लिए 2 शब्द जरूर प्रेषित करिएगा। आप सभी लोग मेरी वीडियोज़ को प्यार दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं संतोष पुनः आप सबका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। दिल से आप सबका धन्यवाद। बाय, नमस्ते, प्रणाम।